गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेठ मुरलीधर मान सिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय में मेरे अपने व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत है। मैं डॉक्टर सीमा गौड़, पोषण विशेषज्ञ, आज आपको संवेदी परीक्षणों हेतु प्रायोगिक आवश्यकताओं के बारे में पढ़ाऊंगी। ये विषय बीएससी होम साइंस के सेकेंड ईयर में फूड साइंस के पेपर में पढ़ाया जाता है। पिछले अध्ययन सत्र में मैंने आपको संवेदी विश्लेषण क्या है और वो कौन से कारक हैं जो भोजन की ग्राह्यशीलता को प्रभावित करते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम विविध संवेदी परीक्षणों के लिए कौन सी प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रायोगिक आवश्यकताएं हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला, कोई भी भोजन की संवेदी गुणवत्ता का जब आकलन करना हो तो उसके लिए ये निम्न आवश्यकताएं हैं जिनको आपको पूरा करना ज़रूरी है। पहला, कुशल एवं प्रशिक्षित पैनल सदस्यों का होना। दूसरा, परीक्षण के लिए प्रयोगशाला होना। तीसरा, नमूनों के निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण की विधि। चौथा, स्वाद एवं गंध निर्णय की तकनीक होना। पांचवा, परीक्षण का समय एवं थकान से बचाव। छठा, प्रयोगात्मक डिजाइन एवं परिणामों का निष्कर्ष निकालना। पहला, कुशल एवं प्रशिक्षित पैनल सदस्य। एक कुशल एवं प्रशिक्षित पैनल सदस्य में संवेदी गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। विशेषकर रंग, गंध, स्वाद आदि का वस्तुनिष्ठता के साथ मापन पैनल सदस्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। प्राचीन समय से ही चाय, कॉफ़ी एवं शराब आदि की जांच विषय विशेषज्ञों द्वारा की जाती रही है, किंतु वर्तमान समय में विशेषज्ञों का स्थान प्रशिक्षित समूहों ने ले लिया है, जिन्हें उत्पाद चयन का प्रशिक्षण वैज्ञानिक आधार पर दिया जाता है एवं बारंबार किए जाने वाले परीक्षणों के आधार पर उनके संवेदी गुण श्रेष्ठ होते जाते हैं और वो प्रशिक्षित होते जाते हैं। दो प्रकार के पैनल सदस्यों का उपयोग इस प्रकार के संवेदी गुणों के विश्लेषण में किया जाता है। एक तो है प्रशिक्षित पैनल। ये वे सदस्य होते हैं जिनको विशिष्ट उत्पादों एवं प्रक्रियाएं हेतु स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और इस पैनल में 5 से 10 सदस्य होते हैं और उन्हें इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे विभिन्न परिस्थितियों में भोज्य पदार्थों का भली भांति मूल्यांकन कर सकें। दूसरा होता है अर्ध प्रशिक्षित पैनल। यह पैनल तकनीकी व्यक्तियों एवं उनके परिवारों से मिलकर बनता है जो कि विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों एवं उनके गुणों से परिचित होते हैं। विभिन्न परिवारगण कुछ परीक्षणों से तो अवगत होते हैं तथा कुछ परीक्षणों से अवगत नहीं होते, यानी कि वे सभी परीक्षणों में अपना संपूर्ण सहयोग देते हैं, चाहे वे प्रशिक्षित हों या नहीं हों। 25 से 30 सदस्यों का इस प्रकार का बना पैनल तैयार उत्पादों की ग्राह्यशीलता निर्धारित करने में सहायता करता है और इसके पश्चात बड़े स्तर पर ग्राहकों से उत्पाद का मूल्यांकन करवाया जाता है। तो अब हम अगले स्तर पे आते हैं, वो हो गया कंज्यूमर पैनल यानी कि उपभोक्ता पैनल। जब किसी प्रोजेक्ट को प्रिलिमिनरी लेवल पर, प्रारंभिक स्तर पर सदस्यों के द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है उसकी ग्राह्यशीलता को, तब कंज्यूमर पैनल के द्वारा मार्केट में रिसर्च की जाती, शोध किया जाता है, जिसमें क्षेत्र विशेष में उस पर्टिकुलर खाद्य पदार्थ के छोटे छोटे फ्री पैकेट्स बनाकर उपभोक्ताओं को दिए जाते हैं और उनका फीडबैक लिया जाता है कि उनमें कौन से गुण उन्हें पसंद आए, कौन सी कमियां रहीं, किस कमी को उन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और उपभोक्ताओं को वो प्रोडक्ट पर्टिकुलर पसंद आ रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार के ये 3 पैनल्स होते हैं, प्रशिक्षित पैनल, ट्रेंड पैनल, अर्ध प्रशिक्षित पैनल, सेमी ट्रेंड पैनल और तीसरा कंज्यूमर पैनल या उपभोक्ता पैनल जो वृहद स्तर पर प्रोडक्ट्स की जांच करता है। प्रशिक्षित पैनल हो चाहे अर्ध प्रशिक्षित पैनल हो, लेकिन विशेष रूप से प्रशिक्षित पैनल के बारे में बात करूं क्योंकि ये वो सदस्य हैं जो प्रारंभिक चरण में उत्पाद की विभिन्न संवेदी गुणों का विश्लेषण करते हैं। उनमें कुछ विशेष योग्यताएं होनी ज़रूरी हैं, जिनमें पहला है अच्छा स्वास्थ्य, दूसरा विविध नमूनों के स्वाद एवं गंध में अंतर स्थापित करने की योग्यता कि वो 2 नमूनों के बीच डिफ्रेंशिएट कर सकें कि किस में क्या अंतर है। तीसरा, वो
उन सैंपल्स के संवेदी इवैल्यूएशन में अपना इंटरेस्ट रखते हों। चौथा, सेंसरी इवैल्यूएशन करने के लिए उनके पास उचित समय होना चाहिए। पांचवा, आहार विज्ञान के क्षेत्र में वो विशेष अनुभव रखते हों जिससे कि वो विश्लेषण आराम से कर सकें। छठा, चयनकर्ता में पक्षपात की भावना नहीं होनी चाहिए कि जिससे वो नमूने का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कर सके। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट अगर वो पैनल सदस्य को बहुत ज़्यादा पसंद होगा तो वहाँ उस उत्पाद की ग्राह्यशीलता में पक्षपात आने की संभावना रहेगी। या मैं जैसे बात करी थी चाय या कॉफ़ी की, किसी को मीठी पसंद है किसी को फीकी, तो ऐसे में जो चयनकर्ता होगा वो अपने अनुभव के हिसाब से उसका वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नहीं कर पाएगा, अपनी पसंद के आधार पर करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो निष्पक्ष रहकर भोज्य पदार्थ का मूल्यांकन करे। सातवां, चयनकर्ता में अपना ध्यान केंद्रित करके उचित परिणाम निकाल लेने की क्षमता होनी चाहिए। संवेदी परीक्षणों के अंतराल उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना भी ज़रूरी है। साथ ही साथ उसे किसी भी प्रकार की सिगरेट स्मोकिंग, शराब पीने, तंबाकू खाने या गुटखा खाने इत्यादि की आदत नहीं होनी चाहिए जिससे कि वो ठीक तरह से मूल्यांकन ना कर पाए। हम आते हैं परीक्षण प्रयोगशाला में। संवेदी परीक्षणों के जो परीक्षण प्रयोगशाला होती है उसमें 3 अलग अलग कक्ष होते हैं। स्वागत कक्ष, सैंपल प्रिपरेशन कक्ष जहाँ जांच किए जाने वाले विभिन्न नमूनों को बनाया जाता है, और तीसरा परीक्षण बूथ। स्वागत कक्ष, स्वागत कक्ष वह जगह है जहाँ चयनकर्ता या परीक्षणकर्ता आता है और जो ऑर्गेनाइज़र है उससे मिलता है। ऑर्गेनाइज़र जो है उसको बनने वाले उत्पाद या मूल्यांकन किए जाने वाले उत्पाद के बारे में पूर्ण जानकारी देता है तथा किन फैक्टर्स को उसको के आधार पर उसको मूल्यांकन करना है इसके बारे में भी वो पूर्ण जानकारी देता है। साथ ही साथ चूँकि जो चयन करता है, जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि इवैल्यूएट करने वाले हैं, मूल्यांकन करने वाले हैं, सैंपल्स का परीक्षण करता है, वो बाहर से अलग अलग तापमान और अलग अलग मूड में आते हैं। तो इस स्वागत कक्ष में आकर वो थोड़ी देर विश्राम करते हैं, अपने आप को रिलैक्स करते हैं और आगे उनके द्वारा संपादित किए जाने वाले मूल्यांकन कार्य के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। ये देखिए, एक सैंपल प्रिपरेशन कक्ष के लिए मैंने आपको विभिन्न पिक्चर्स दिखाई हैं जिसमें सबसे ऊपर बहुत सारे लोग लेबोरेटरी में विभिन्न इक्विपमेंट्स के थ्रू काम कर रहे हैं। सेकंड पिक्चर में इक्विपमेंट्स में सैंपल्स की जांच की जा रही, क्योंकि जो जांच होती है एक तो संवेदी मूल्यांकन होता है जो कि सब्जेक्टिव होता है, और दूसरा विभिन्न उपकरणों के माध्यम से जांच की जाती है जो ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होता है जो वैज्ञानिकों द्वारा की जाती है। यहाँ तीसरे चित्र में जांच की जाने वाले सैंपल के या नमूनों को तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से एक बड़े बैच में से छोटे छोटे पीस काट कर उनके सैंपल बनाए जाएंगे। तीसरे और चौथे चित्र दोनों उसी के हैं। ये सैंपल प्रिपरेशन रूम और सैंपल किस तरह से तैयार किया जाता है इसके बारे में आपको कुछ चित्र दिखाए गए हैं। ये परीक्षण बूथ दिखाए गए हैं जो वास्तविक प्रयोगशाला है। आप इसमें देख रहे होंगे कि छोटे छोटे केबिन्स बने हुए हैं जिसमें परीक्षणकर्ता अलग अलग बैठे हैं। एक केबिन में एक ही परीक्षणकर्ता बैठा है। परीक्षण के दौरान केबिन्स में बैठे हुए सदस्य एक दूसरे को नहीं देख सकते और अपना अपना काम इंडिपेंडेंटली करते हैं। दूसरी एक चीज़ आपने और नोटिस करी होगी कि इस परीक्षण प्रयोगशाला में अलग अलग कलर्स की लाइट्स लगी हुई हैं। ऐसा क्यों है? जिससे कि भोजन के रंग का उनके परीक्षण के अन्य जो कारक हैं उन पर कोई प्रभाव न छोड़े, तो उनके रंग को दबाने के लिए इस प्रकार की रेड कलर की लाइट्स का उपयोग परीक्षण बूथों में किया जाता है। हम आए कि किस प्रकार से ये जो सैंपल प्रिपरेशन रूम है वहाँ कैसे नमूनों का निर्माण किया जाता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है इनको परीक्षणकर्ता के सामने। तो जो परीक्षणकर्ता के लिए नमूनों का निर्माण किया जाता है वो एक समान विधि से किया जाता है, जिससे एक ही सैंपल के जो अलग अलग बैच बनाए जाते हैं उनके बीच कोई विशेष अंतर नहीं हो। दूसरा,
परीक्षण किए जाने वाले नमूनों का तापक्रम उपयुक्त होना चाहिए तथा परीक्षण के दौरान ये तापक्रम परिवर्तित भी नहीं होना चाहिए। लेबोरेटरी का एनवायरनमेंट ऐसा हो कि वो तापक्रम मेंटेन रहे। तीसरा, नमूनों के निर्माण और परीक्षण के लिए हमें स्टेनलेस स्टील, कांच या चीनी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि मेटल्स से रिएक्ट करके फूड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। साथ ही इनके परीक्षण के लिए भी स्टेनलेस स्टील या ग्लास से बने हुए कांटे, छुरी, चम्मच आदि का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि स्टील और कांच जो है वो फूड प्रोडक्ट से किसी तरह की कोई क्रिया नहीं करता। नमूनों की संख्या जो परीक्षणकर्ता के सामने प्रस्तुत की जाती है वो 3 से 5 तक की संख्या वाले कोड नंबर दिए जाते हैं, और परीक्षणों की जो श्रेणी होती है वो क्रमबद्ध नहीं होती, रैंडमली उनके सामने रखे जाते हैं, जिससे कि वो विविध नमूनों के बीच में अपने अंतरों को जांच सकें। बहुत अधिक संख्या में भी नमूने पैनल मेंबर्स के सामने नहीं रखे जाते, नहीं तो उन्हें कन्फ्यूजन हो जाता है, थकान हो जाती है। स्वाद एवं गंध निर्णय की तकनीक। जो परीक्षण करता है वो भोजन को जब स्वाद करेगा या गंध लेगा तो उसके लिए भी स्पेशल टेक्निक्स होती हैं। गंध परीक्षण के लिए जो विशिष्ट टेक्निक है वो बताइए। शॉर्ट रैपिड सीक्वेंस ऑफ शॉर्ट स्निफ। आपने बाहर सड़क पर डॉगीज़ को सूंघते हुए देखा होगा, वो किस तरह से अपनी नाक को बार बार ऊपर नीचे करते हुए बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। जिस तरह से मैं आपको करके दिखाती हूँ, आप देखिएगा। तो इस तरह से वो छोटी छोटी सांस जब लेते हैं, शॉर्ट रैपिड सीक्वेंस ऑफ शॉर्ट स्निफ, तो इसको स्निफिंग कहते हैं, जिसके द्वारा भोज्य पदार्थ की गंध का परीक्षण किया जाता है। दूसरा, चाय, कॉफ़ी और जूस का यदि परीक्षण करना हो तो उसके लिए स्लर्पिंग विधि का इस्तेमाल किया जाता है। स्लर्पिंग मतलब कि एक एक चम्मच चाय या लिक्विड को घूंट घूंट भर के मुख में लेना और पूर्णतया जीभ पर पूरा घुमाते हुए उसका स्वाद रखना। पुराने ज़माने में आपने लोगों को चाय और कॉफ़ी प्लेट में डालकर आवाज़ करते हुए, सुड़कते हुए पीते हुए देखा होगा। तो स्लर्पिंग एक उसी प्रकार की तकनीक है जिसमें सुड़क सुड़क कर लिक्विड को पिया जाता है। दूध या वाइन के परीक्षण के लिए जो लिक्विड है उसको पूरी जीभ पर घुमाया जाता है, जिसमें उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के टेस्ट जो हैं वो आ जाते हैं। यहीं आपको एक जीभ का डायग्राम भी दिखाया है, जिसमें देखिए जीभ में आगे आगे की तरफ ये रेड कलर से मीठे रंग की को रेड कलर से दिखाया है। वहाँ मीठे स्वाद को अनुभव करने वाली स्वाद कलिकाएं होती हैं। वहीं हरे रंग से सॉल्टी यानी नमकीन रंग की स्वाद कलिकाओं को दिखाया है। येलो कलर से खट्टे स्वाद को पहचानने वाली स्वाद कलिकाओं को दिखाया गया है, और ब्लू कलर से बिटर यानी कि कड़वे स्वाद को चखने वाली स्वाद कलिकाएं व्यवस्थित होती हैं। ये विभिन्न प्रकार की स्वाद कलिकाएं जीभ के इन क्षेत्रों पर ज़्यादा मात्रा में होती हैं, और बाकी ये सेंटर वाला जो क्षेत्र है इसमें सभी प्रकार की स्वाद कलिकाएं मिश्रित रूप से उपस्थित होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको किसी चीज़ की मिठास को चखना है तो आपको उसको जीभ की टिप पर चखना होगा। कड़वेपन का स्वाद पता करना है तो जीभ के पीछे पृष्ठ हिस्से में उसको आपको रखना होगा, और तीखे और खट्टे स्वाद जो हैं, नमकीन, खारे और खट्टे स्वाद जीभ के साइड पर ज़्यादा अच्छी तरह से महसूस किए जाएंगे। हम बात करें परीक्षण के समय एवं थकान से बचाव के लिए, तो परीक्षण का समय इस प्रकार का होना चाहिए कि जो परीक्षण करता हो वो समय बिल्कुल फ्रेश हो, उसे किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं हो, बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी हो, और ना ही वो पूर्णतया भोजन करके तृप्त हो। और प्रायः ये समय प्रातःकाल में 10 से 12 बजे के मध्य, और सायंकाल में अगर आप करते तो 3 से 5 बजे के मध्य उपयुक्त रहता है। परीक्षणों की संख्या मैंने पहले भी बात करी, एक बार में 4 से 5 नमूनों से अधिक का परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो परीक्षण करने वाला इन नमूनों के मध्य अंतर स्थापित नहीं कर पाता और उसे थकान सा अनुभव होता है। इसी प्रकार अगर अधिक नमूनों का परीक्षण करना भी
पढ़े तो उसको कुछ समय अंतराल का गैप देना चाहिए, जिससे कि वो दोबारा से परीक्षण के लिए फ्रेश हो जाए। प्रयोगात्मक डिज़ाइन एवं परिणामों का निष्कर्ष। नमूने आपने बना लिए, लेकिन उन नमूनों को आप किस प्रकार से परीक्षणकर्ता के सामने प्रस्तुत करेंगे, इसका जो चयन है ये सांख्यिकी विशेषज्ञ की मदद लेते हुए सांख्यिकी प्रयोगात्मक डिज़ाइन के आधार पर, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के आधार पर किया जाना चाहिए। और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस को भी कैसे सेलेक्ट करें कि उनके सिलेक्शन के समय जो एक्सपेरिमेंटल एरर है और जो बायसनेस है, पक्षपात है, वो न्यूनतम हो। ऐसा करने के लिए हमें जो विभिन्न सैंपल्स हैं उनको रैंडमली यानी कि अनियमित चयन प्रणाली के आधार पर चयनित किए जाने चाहिए, लॉटरी सिस्टम के द्वारा चयन किए जाएं या किसी सिस्टमेटिक रैंडम प्रणाली के आधार पर चयन किए जाएं। अंत में परीक्षण कर लेने के पश्चात जो परिणामों के निष्कर्ष हैं वो भी सांख्यिकी विधि से निकालने चाहिए, जिससे उसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं आए। आज हमने संवेदी विश्लेषण, भोजन का संवेदी विश्लेषण करने के लिए विभिन्न प्रयोगात्मक आवश्यकताएं, प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानकारी हासिल करी। अगले सत्रों में हम विभिन्न प्रकार के संवेदी विश्लेषण परीक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।